की जय। हम लोग शंभू भैया आप अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए। शंभू भैया आवाज आती है बीच में। तो राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रश्न पर हिंदी और अहिंदी भाई विनय जी भी जरा वीडियो ऑन कर लेते तो अच्छा अच्छा, मेरा वीडियो अच्छा ऑफ रहता। मेरा तो हाँ वीडियो कृपया। ऑन है। ऑन है? हाँ अच्छा, अन्य लोगों के लिए भी तो केवल मेरे हाँ, लिए ऐसा है? सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, ओके। तो ऑन है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। उसके के पीछे का जो बैकग्राउंड है आप लोग जानते होंगे। 10 सितंबर 1949 से एक डिबेट शुरू हुआ, और पहले डिबेट तो पहले भी हुआ था कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, और फिर वो डिबेट आगे रहा। वो संविधान सभा, उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति शब्द से ही संबोधित किया जाता था। और उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी भी थे। तो मैं उनके जो संविधान सभा में जो डिस्कशन हुआ था, तो उसमें जो मुख्य डिस्कशन हुआ था, तो 10, 11 और 12 को लोग अपनी अपनी बातें रखते गए, और 13 को जो डिस्कशन हुआ था वो सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन था संविधान सभा, क्योंकि उसमें एक प्रस्तावना है संशोधन का, कई संशोधन का की प्रस्तावना आई थी, और फिर सारे लोग उस पर डिबेट किए, और करने के बाद जो फाइनल अप्रूव हुआ वो 14 सितंबर को पास हुआ। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 13 को जो सबसे प्रमुख बात थी वो देवनागरी को स्थापित करने की बात थी। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था 13 सितंबर। और इसके लिए जो सबसे मुखर उस सभा में जो व्यक्ति थे वो थे रघुनाथ विनायकर धुलेकर। और सच पूछिए तो उनकी जो बहस थी इतनी तीखी थी और इतनी कारगर थी कि संविधान सभा को झुकना पड़ा, अन्यथा देवनागरी लिपि हमारी लिपि नहीं होती हिंदी की। क्योंकि बहुत पहले से सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन उसको जो लिखा जाना चाहिए वो रोमन में लिखा जाना। और यहाँ इस डिस्कशन में भी बहुत सारे लोग थे जो कहते नहीं, रोमन लिपि में ही हिंदी को लिखी जाती है। पहले तो हिंदी पर सहमति थी ही नहीं। तो फिर 13 को जो डिस्कशन हुआ और फिर उसमें प्रस्ताव जो पारित हुआ और संशोधन हुआ, उसके उपरांत 14 सितंबर 1949 को जो चौथा सत्र हुआ, उसमें मैंने 10 से शुरू हुआ, 10, 11, 12, 13, तो चौथा जो सत्र हुआ उसमें हिंदी के पक्ष में मात्र 63 मत आए और हिंदुस्तानी के पक्ष में 32 मत आए, और हिंदी देवनागरी अंकों के पक्ष में वो जो 63 लोग थे उन लोगों ने मत दिया, और अंतरराष्ट्रीय अंकों के पक्ष में 18 लोगों ने मत दिया। तो अब संविधान सभा में जो ये लंबी चर्चा हुई और इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है।
इसकी स्मृति को ताजा करने के लिए हम लोग 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है कि धुलेकर मुखर रूप से चाहते थे कि यह राष्ट्रभाषा, लेकिन यह राष्ट्रभाषा नहीं हो पाए। उसके बहुत सारे कारण थे। इसका एक जो पक्ष दिया गया वो ये दिया गया कि जहां राष्ट्रभाषा देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों से जुड़ी होती है, वहीं राजभाषा प्रशासन की भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। और फिर राजभाषा के रूप में, प्रशासन की भाषा के रूप में सिर्फ हिंदी नहीं 22 भाषाओं को लिया गया और उसको अष्टम अनुसूची में रखा गया। लेकिन चूंकि 49% लोग, 40 से 49% लोग, 43% भारतीय हिंदी भाषा बोलते थे, जिसमें भोजपुरी, राजस्थानी और हिंदी की बहुत सारी भाषा, और 26% भारतीय लोग इसे मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। यह मैं जो जनगणना आपको बता रहा हूं, यह 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार। तो खैर हिंदी राजभाषा बनी और फिर वो प्रावधान आया था, आज इस पर भी हुआ डिस्कशन, कि 15 वर्ष तक, मतलब कि 1965 तक ही क्या कहते हैं, ये अंग्रेजी की को हम लोग वर्किंग लैंग्वेज के रूप में यूज करेंगे। उसके बाद ये राजभाषा हमारी हिंदी जो है वो ही पूरी तरह से हम लोग का जो कार्य है वो हिंदी में हो। लेकिन 1960 के दशक में अन्ना दुरई के नेतृत्व में और द्रविड़ मुनिक करगम, और इन्होंने बहुत भयानक आंदोलन चलाया और ऐसी परिस्थिति आ गई कि लगा कि अब एक बार तो देश टूटा ही, अब कई खंडों में टूट जाए। 1965-66 की बात। तब तक लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री हो गए थे और फिर एक और संशोधन आया और फिर उसके बाद यथास्थिति बनी हुई है, हम लोग देख रहे हैं। खैर ये सब बातें हैं जो 13 सितंबर 1949 में जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था, मैं उसे यहां लेकर आप लोगों के बीच आ रहा हूं। तो यह जो डिबेट था यह बहुत महत्वपूर्ण था। एक लक्ष्मीकांत मैत्रा थे जो कि बंगाली थे, उन्होंने बांग्ला भाषा की वकालत नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि बांग्ला भाषा को नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने संस्कृत भाषा को राजभाषा के रूप में, ये राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु यह क्रेडिट धुलेकर साहब को जाता है कि उन्होंने जो प्रस्ताव किया था उसके पक्ष में उन्होंने मतदान एकत्रित करवाया और तब जाके हमारी ये राजभाषा बन पाई। तो फिर हम लोग चलते हैं 13 सितंबर को 9 बजे रात में नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में यह बैठक हुई। श्रीमान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और वही अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 या 3 संशोधन और भी हैं जिन्हें मैं मौलिक प्रकृति का मानता हूं। संस्कृत भाषा के बारे में एक है, लेकिन मुझे यहाँ पंडित मैत्रा दिखाई नहीं देते। दूसरा श्री शंकर राव देव का है जो कहते हैं कि अंग्रेजी के पक्ष में सभी आरक्षण 15 वर्षों के अंत में स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए। मैं उसे भी मौलिक चरित्र का मानता हूं। और एक और संशोधन है जिसके बारे में डॉक्टर सुब्बा नारायण ने रोमन चरित्र का नोटिस दिया था, इसलिए मैं पहले इन्हें बुलाने का प्रस्ताव करता हूं, उसके बाद मैं सामान्य चर्चा पर आऊंगा। तो श्री आरबी धुलेकर, रघुनाथ विनायक धुलेकर जो संयुक्त प्रांत के जनरल थे, उस समय जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको जनरल था। मैंने संशोधन 240 प्रस्तावित किया तो राष्ट्रपति बोले फिर तो आप ही आइए। तो प्रोफेसर सिब्बन जो कि संयुक्त प्रांत के जनरल वो भी थे, उन्होंने कहा कि मेरा भी एक संशोधन है। तो तब अध्यक्ष ने कहा कि सभी ने जो संशोधन दिया है उसका मौलिक चरित्र का संशोधन।
तो इस पर सबसे पहले श्री आरबी धुलेकर बोले। तो आरबी धुलेकर कहते हैं कि हिंदी देश की राजभाषा बन गई, इसकी मुझसे अधिक खुशी किसी को नहीं हो सकती। उस समय तक वोटिंग नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था। मैं सदन को याद दिला दूं कि पहले दिन जब मैं बोला तो हिंदी में बोला और विरोध हुआ कि मुझे उस भाषा में नहीं बोलना चाहिए जिसे मैं देश की राष्ट्रभाषा मानता हूं, और मैं उसे देश की राष्ट्रभाषा कहता हूं। मैंने एक संशोधन पेश करने की कोशिश की और प्रक्रिया समिति को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के साथ सभी नियम हिंदी भाषा में बनाने चाहिए। मैंने कहा कि हिंदी संस्करण को प्रमाणिक माना जाना चाहिए। यदि व्याख्यान के बारे में कोई चर्चा हो तो हिंदी संस्करण को प्रमाणिक माना जाना चाहिए। उस दिन इस तथ्य के बावजूद कि तत्कालीन राष्ट्रपति ने मुझे आदेश से बाहर करने की कोशिश की, मैंने दावा किया कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में और एक देश के बेटे के रूप में मुझे उस भाषा में बोलने का अधिकार है जो मुझे लगता है कि देश की राष्ट्रीय भाषा है। एक गति पैदा हुई और आज मैं देखता हूं कि देवनागरी लिपि में हिंदी देश की आधिकारिक भाषा बन जानी चाहिए। फिर कुछ जो सदस्य थे वो कहने लगे अभी नहीं। तब उस पर धुलेकर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अभी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि यह एक तथ्य है। आप उस दिन को कितना भी टालने की कोशिश करें, आपके विचार में यह एक बुरा दिन हो सकता है, मेरे विचार में यह एक सौभाग्यशाली दिन है। वह आ गया है। आज चाहे इसका कितना भी विरोध करें, ये एक निर्णय है जो देश ने लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी भाषा की रियासत है। मैं कहता हूं नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। मैं कई वर्षों बल्कि सदियों से चली आ रही मैं इस भाषा का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं कह सकता हूं कि स्वामी रामदास ने हिंदी में लिखा, तुलसीदास ने हिंदी में लिखा, फिर भी आधुनिक सरस्वती स्वामी दयानंद ने हिंदी में लिखा। वो गुजराती थे, फिर भी उन्होंने हिंदी में लिखा। उन्होंने हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि हिंदी एक देश की राष्ट्रभाषा है। फिर मैं कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी, हालांकि मैं यहाँ आपको बता दूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदुस्तानी लैंग्वेज लाना चाहते, और उसके लिए वो बार बार कहते थे ये हिंदुस्तानी क्या है, इसमें उर्दू और फारसी का उसमें मिक्सचर है, एकीकरण किया गया। और पंडित नेहरू इस हिंदुस्तानी के पक्ष में थे, क्योंकि वह महात्मा गांधी के को रिप्रेजेंट कर रहे। वह गुजराती थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखा। उन्होंने हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। फिर मैं कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी थे। जब वे कांग्रेस में आए तो उन्होंने तुरंत अंग्रेजी को हटा दिया और हिंदी में बोलने लगे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी जीवनी हिंदी में लिखी और उसका अनुवाद महादेव देसाई से करा। मैं उन लोगों के सामने समर्पण कर सकता हूं जो इस गलतफहमी में है कि यह एक थोपा हुआ। मैं कह सकता हूं कि यह कोई थोपा हुआ नहीं है। हिंदी इस देश की सार्वदेशिक भाषा बनकर छा गई है। एकर रस्साकसी की होर में यह आप लोग ना पड़े। तब इस पर HR गुरुब रेड्डी, जो कि मैसूर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा, क्या हम राजभाषा नहीं कहेंगे? उन्होंने पिन किया, क्या हम राजभाषा नहीं कहेंगे? तब धुलेकर कहते हैं, मैं कहता हूं कि यह राजभाषा है और यह राष्ट्रभाषा है। आज इस पर आप आपत्ति जता रहे हैं, आप भले ही दूसरे राष्ट्र के हों। मैं भारतीय राष्ट्र, हिंदी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तानी राष्ट्र का हूं। मैं नहीं जानता कि आप यह क्यों कहते हैं कि यह राष्ट्रभाषा नहीं है। आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि संस्कृत राष्ट्रभाषा हो। मैं कहता हूं कि संस्कृत अंतरराष्ट्रीय भाषा है, यह विश्व की भाषा है। संस्कृत भाषा में 4000 धातुएं हैं। संस्कृत सभी जड़ों का मूल है। संस्कृत पूरे विश्व की भाषा है। और आप देखेंगे कि जिस दिन
हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा बन जाएगी, उस दिन संस्कृत भाषा बन जाएगी और वह अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति उसे मिल जाएगा। आज क्योंकि हम राष्ट्रीय विचारधारा वाले हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो। आप कहते हैं हिंदी राजभाषा है, लेकिन मैं कहता हूं यह राष्ट्रभाषा है। और जब आप कहते हैं कि यह तो आप गलत कह रहे हैं, राजभाषा है। भाषाओं के बीच होड़ मची हुई है, हिंदी दौर में शामिल हो गई है। अब आप उसका कैरियर नहीं रोक सकते हैं। मैंने जो संशोधन पेश किया है वह यह है कि संसद को यह निर्णय करना चाहिए कि इस देश में वर्तमान राजभाषा अंग्रेजी कब तक रहेगी। आप कांग्रेस से डरते हैं, आप अपनी भावी संसद से डरते हैं, और इसलिए इस प्रस्ताव को तैयार करने में आपने आयोगों और समितियों को रखा। मैं आप सभी को बता सकता हूं कि जब सदस्य 2 या 3 साल बाद सेंट्रल असेंबली में आएंगे तो ये सेगफ्राइड लाइन और मैजिनॉट लाइन किसी काम की नहीं रह जाएगी। वे कहेंगे कि हिंदी ही देश की भाषा होगी। वो मैंने तय कर लिया। एक माननीय सदस्य कहते हैं, लेकिन आपका निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। इस पर दुलेकर कहते हैं, मैंने अपना संशोधन पहले ही भेज दिया है और इन सभी आयोगों और समितियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। चाहे आप कितना भी चाहें, कितना मजबूत मोर्चाबंदी कर लें, भारतीय राष्ट्र की बढ़ती लहर उसे हरा नहीं सकती। इसे पार करने के लिए मैं कहता हूं कि आप सभी विफल हो जाएंगे और आयोग और समितियों के बारे में खंड डालकर आप मतभेद के बीज बो रहे हैं। श्रीमान अध्यक्ष बोलते हैं कि मैं माननीय सदस्य के अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रश्न पर ना जाएं, क्योंकि स्वयं को अपने मामले में गुणदोष तक ही सीमित रखें। इस पर दुलेकर कहते हैं, मैं कहता हूं श्रीमान कि आप पहले दिन से संसद के लिए कार्यवाही का एक कारण बना सकते हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि इन आयोगों और समितियों को जाना चाहिए। जब हम इस राष्ट्रभाषा के विकास के लंबे इतिहास पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि केवल इसी आधार पर मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं कि देश की राजभाषा को 15 वर्षों तक जारी नहीं रखा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि अगले 15 वर्ष की लीज राष्ट्र हित में नहीं होगी। मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं, यदि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया तो आप क्या करेंगे? मैं अत्यंत शांति से और हाथ जोड़कर आपसे स्थिति पर विचार करने का अनुरोध करूंगा और मैं कहूंगा कि आप देश के मर्म को नहीं जानते। अंग्रेजी भाषा बहादुर लोगों की भाषा नहीं है या वैज्ञानिकों की भी भाषा नहीं है। यहाँ जहां विज्ञान का कोई शब्द नहीं है जिसे अंग्रेजी भाषा अपना सके और ना ही वह अपने अंकों का दावा कर सकती है। आप कहते हैं कि ऐसा करने तो अंग्रेजी भाषा इस देश के अगले 15 वर्षों तक आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। मैं इस विचार से ही कांप जाता हूं। हमारे विश्वविद्यालय और हमारे स्कूल और हमारे कॉलेजों और हमारे वैज्ञानिकों को उन सभी को स्वराज प्राप्ति के बाद अंग्रेजी भाषा में काम करना जारी रखना होगा। दूसरे लोग क्या कहेंगे? लॉर्ड मैकाले के मेजबान क्या कहेंगे? वह निश्चित रूप से हम पर हंसेंगे और कहेंगे पुरानी जॉनी वॉकर अभी भी मजबूत हो रही है। और वह कहेंगे कि भारतीय अंग्रेजी भाषा से इतने प्रभावित हैं कि वे अगले 15 वर्षों तक बनाए रखेंगे। और यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि यह 20 साल तक रहेगी और कुछ लोग कहते हैं कि 50 वर्षों से, और अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वे नहीं जानते कि कितने वर्षों तक यह हमारी राजभाषा बनेगी। मैं आपसे इन मित्रों से एक सीधा प्रश्न पूछता हूं कि वह यह है कि 1920 में या यहां तक कि 1885 में भी आप क्या सोच रहे थे? इस भूमि की भाषा क्या होनी चाहिए? स्वराज प्राप्ति के बाद हमारी भाषा क्या होनी चाहिए? मैं कहूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि अंग्रेजी हमारी राजभाषा होनी चाहिए, वे झपकी लेते हुए पकड़े गए हैं। उन्हें स्वराज ने झपकी लेते हुए पकड़ लिया है। लेकिन जब मैं 18 साल की उम्र में कांग्रेस में शामिल हुआ था तो मुझे मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण था कि स्वराज आएगा। मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण था कि हम खुद पर एक विशेष तरीके से शासन करेंगे, अपनी भाषा के
बारे में मेरी स्पष्ट धारणा थी, हमारे देश के बारे में मेरी स्पष्ट धारणा थी, और मेरी सभ्यता के बारे में मेरी स्पष्ट धारणा थी, और मेरी संस्कृति के बारे में मेरी स्पष्ट धारणा थी। यदि मेरी ऐसी कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती तो मुझे इस देश में जन्म लेने से लेकर यानी कि जब तक मैं वयस्क हो गया हूं, सुबह से रात तक इस देश की सेवा क्यों करनी चाहिए थी। मेरी धारणा थी कि मेरे देश की अपनी भाषा होगी, अपनी संस्कृति होगी, लेकिन आज मैं लोगों को इस देश में अंग्रेजी के लिए और 15 साल मांगते हुए सुन रहा हूं। क्या हमारे पास यह पर्याप्त नहीं है? पिछले 200 वर्षों से हमारा बुरा हाल है, हम विदेशी भाषा की गुलामी से जूझ रहे हैं, और इस अंग्रेजी भाषा ने कोई महापुरुष पैदा नहीं किया है। हमने अपनी गुलामी में भी महापुरुष पैदा किए हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के कारण ही हमें आजादी मिली है। मैं कहता हूं नहीं, आजादी की लड़ाई में केवल वही लोग शामिल हुए जो अंग्रेजी भाषा को भूल गए थे, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा से बेहद नफरत की, और जो जानते थे कि अंग्रेजी भाषा एक जहर है और यह हमारे देश को खत्म कर देगा। मैं पूरी विनम्रता के साथ श्री गोपाल स्वामी अय्यनार से कहूंगा, मैं आपकी भाषा नहीं जानता और आप मेरी भाषा भी नहीं जानते। आप पिछले 40 वर्षों से देश की भाषा नहीं जानते और इसलिए आप मेरी भाषा नहीं समझेंगे। आज आजादी की लड़ाई में केवल वही लोग शामिल हुए जो अंग्रेजी भाषा को भूल गए थे और जिन्हें अंग्रेजी भाषा से बेहद नफरत थी, और जो जानते थे कि अंग्रेजी भाषा एक जहर है, यह हमारे देश को खत्म कर दे। इसलिए सर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आज आपकी भाषा नहीं समझता और कल भी आपकी भाषा नहीं समझ पाऊंगा। आपने अंग्रेजी भाषा के लिए निवेदन किया है सर। आप तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि स्वराज नहीं आएगा, और इसलिए वहां मेरे दोस्त अंग्रेजी भाषा में काम कर रहे हैं जहां हम छोटे लोगों ने अपनी दहाड़ने की प्रथा छोड़ दी है, वहीं अन्य लोगों ने अपनी दहाड़ने की प्रथा अंग्रेजी भाषा के साथ छोड़ दी है। यदि मैं संघीय न्यायालय में जाऊंगा तो आज हम भी जोरदार अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हम गरीबों से बंधे हैं। हम अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश की गुलामी के लिए और विदेशी भाषा के बंधन से आजाद होने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यहाँ आप कहते हैं कि बदलाव को 15 साल के लिए टाल दिया जाए। फिर मैं पूछता हूं कि आप वेद उपनिषद कब पढ़ेंगे? आप कब जा रहे हैं रामायण और महाभारत पढ़ने के लिए? आप अपनी लीलावती और अन्य गणितीय ग्रंथ कब पढ़ेंगे? आप अपने तंत्र मंत्र कब पढ़ने जाएंगे? 15 साल बाद? 15 साल बाद आप ऐसा कहते हैं क्योंकि तुम लोग कहावत पर विश्वास करते हो। मेरे बाद जल प्रलय। आइए हम इस देश को, इस प्यारे देश को, अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करें। मेरे दोस्त कहते हैं कि हम हिंदी भाषा नहीं सीख सकते और अंक तो दूर की बात है। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बाहरी दुनिया के नजर में मैं आपकी आधिकारिक भाषा क्या होगी? मैं भारत सरकार के विश्वास में नहीं हूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि जब रूस में हमारे राजदूत ने अंग्रेजी भाषा में परिचय पत्र प्रस्तुत किया तो उस देश ने उसे प्राप्त करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको अपनी परिचय पत्र अपनी भाषा में प्रस्तुत करनी चाहिए, और जब परिचय पत्र हिंदी में प्रस्तुत किया गया फिर उन्हें स्वीकार कर लिया गया। यहाँ रूस है जो किसी देश की भाषा का सम्मान करना जानता है, और यहाँ हमारे मित्र हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनी भाषा का सम्मान करना नहीं जानते। उन्हें लगता है कि मैं अपने ही देश के मैं अजनबी हूं। उनका कहना है कि धूलेखर ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो देश की भाषा नहीं है। मैं कहता हूं कि और दावा करता हूं कि सदन में एकमात्र व्यक्ति हूं जो मातृभाषा हिंदी भाषा से प्रेम कर सकता हूं। मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो भारतीय विचार व्यक्त कर सकता हूं। इसी बीच व्यवधान होता है। फिर दोस्त सड़क पर आम आदमी से काफी हद तक कटे हुए हैं। दीर्घाओं की ओर देखें और कितने लोग आपको सुनने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि आपने देश का मुद्दा छोड़ दिया, क्योंकि आप इतना गलत, इतना बड़ा प्रस्ताव लेकर आए हैं कि उसे समझा ही नहीं जा सकता। आपको अपना प्रस्ताव कम से कम शब्दों में रखना चाहिए।
यह जितना लंबा होगा संविधान की कमजोरी उतनी ही अधिक होगी। आपने इसके किनारों पर सभी प्रकार की चीजें लटकाने, बैरिकेड करने की कोशिश की है। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप दिल से मानते हैं इस देश की आवाज नहीं है। आइए हम हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि, तमाम तांत्रिक अलंकारों और डैश डैश से ना गिरे। इसके बाद बोलते हैं धुलेकर और मंत्र, ताकि भारत में आने वाली पीढ़ियां इसे नजरअंदाज ना करे। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहता हूं कि इस मेजिनॉट पंक्तियों के बावजूद हिंदी इस भूमि की भाषा होगी और देवनागरी लिपि और अंक इस देश की लिपि और अंक होंगे। मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न का निर्णय संसद पर छोड़ दिया जाए। क्या मैं अपने दोस्तों से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या वे लोकतंत्र से डरते हैं? क्या वे संसद से डरते हैं? क्या वे अपने बेटों, पोते पोतियों से डरते हैं जो भावी संसद के सदस्य होंगे? क्या यही कारण है कि वे इस प्रश्न का निर्णय संसद पर नहीं छोड़ना चाहते? लोकतंत्र से डरने वाले लोग ही आयोगों और समितियों के लिए प्रावधान पर प्रावधान लगाते हैं, क्योंकि उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं। कल मेरे मित्र श्री हफजुर रहमान ने एक अपील की थी। मुझे नहीं पता कि वो सदन में है या नहीं है। हाँ है, और मैं उत्तर में एक शब्द देना चाहता हूँ। वह बहुत नाराज हैं। वो जानते हैं कि भारत के लोग हिंदुस्तानी को क्यों भूल गए और वे उर्दू लिपि, फारसी लिपि और हिंदुस्तानी के नाम से जुड़ी सभी सामग्री को क्यों भूल गए। और उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर अपील की कि हमें हिंदुस्तानी को देश का आधिकारिक युग बनाना चाहिए। इसे फारसी और देवनागरी दोनों लिपि में लिखना चाहिए। मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक भूल होगी और यह मैं उन्हें थोड़ा याद दिला सकता हूँ। पिछले 38 वर्षों से जब तक मैं कांग्रेस में रहा, इस तुष्टीकरण की नीति या इस मैत्रीपूर्ण नीति या हिंदुस्तानी व्यापार के इतिहास को थोड़ा याद करना होगा। मैं लोकमान्य तिलक के नाम पर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर पूछ सकता हूँ कि अलग निर्वाचन क्षेत्र क्यों नहीं होते। मैं कह सकता हूं कि इस देश के बेटे जो आज भी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ हजारों मुसलमानों को छोड़कर भारतीय मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि यह देश उनका है और इसलिए वे अलग होना चाहते हैं। वे अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते हैं। और कांग्रेस को 1916 में और उससे भी पहले पता था कि वे त्रिकोणीय लड़ाई में विदेशी शासकों के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे और इसलिए वह माननीय सदस्य मैं हिंदुस्तानी का विरोध करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम कभी मेरे साथ नहीं रहोगे। उन्होंने रहमान साहब को कहा कि मैं हिंदुस्तानी का विरोध करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम कभी मेरे साथ नहीं रहोगे। देखिए, ये सब बातें, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब आप देखेंगे और इस संदर्भ को आज आप वर्तमान से आप मिलाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उस समय तुष्टीकरण की नीति और आज की तुष्टीकरण की नीति में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। और आगे सुनिए, जैसा मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जानती है कि वह त्रिकोणीय लड़ाई नहीं लड़ सकती, इसलिए मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से को लड़ाई से बाहर कर दिया। भारतीय और अंग्रेजी सरकार के बीच सीधी लड़ाई थी और यह तुष्टीकरण की नीति। तब अध्यक्ष महोदय कहते हैं और ये लड़ाई तुष्टीकरण की नीति, आगे उन्होंने जो बात कहा वो हटा दिया गया अध्यक्ष महोदय के आदेश से। तब अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि मैं माननीय सदस्य को याद दिलाऊंगा, यह बिल्कुल भी सांप्रदायिक प्रश्न नहीं है। भाषा के जिस प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं वह सांप्रदायिक प्रश्न कतई नहीं है। इस पर धुलेकर कहते हैं, नहीं सर, लेकिन मैं मौलाना रहमान को जानता हूं, मुझे यूपी का अनुभव है, वह वहां और यहाँ भी व्याख्यान देते रहे और मैं कहता हूं कि मैंने कल जो कुछ सुना वह सब सांप्रदायिक आधार पर था। मैं उन्हें इतिहास की राष्ट्रीय व्याख्या देना चाहता हूं। मौलाना आजाद, किदवई जैसे हमारे दोस्तों को छोड़कर एक मुसलमानों का बड़ा हिस्सा हमसे अलग
तो इस पर जवाहरलाल नेहरू जो कि संयुक्त प्रांत के जनरल थे, उन्होंने कहा क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या यह सब प्रासंगिक है? तब अध्यक्ष कहते हैं कि मैंने सदस्यों को एक से अधिक बार याद दिलाया। तब इस पर जवाहरलाल लेकिन फिर भी यह वह कायम है। मुझे नहीं लगता कि इस पर अध्यक्ष बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप वास्तव में अपना मामला आगे बढ़ा सकेंगे। इस पर धुलेकर कहते हैं कि मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा सर, इसलिए यह आवश्यक था कि हम उस नीति पर चलते रहें ताकि हम अंग्रेजों से लड़ सकें। अब हम पाते हैं कि नीति हमारे दुख के लिए सफल नहीं थी। हम इन सभी चीजों से मैत्रीपूर्ण तरीके से और भाईचारा के साथ के तरीके से गुजर सकते थे। हमने कष्ट सहा और भोग रहे हैं, इसलिए बड़े दुख के साथ कह सकते हैं कि इस देश की समस्या को गैर सांप्रदायिक आधार पर हल करने के हमारे ईमानदार प्रयासों के बावजूद परिणाम यह हुआ कि हम अभी भी पीड़ित हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र मौलाना हफीजुर रहमान मुझे यह समझें कि यह केवल हमारे ईमानदार प्रयासों की प्रतिक्रिया जो सफल नहीं हुई है, पेंडुलम की तरह वो लटक रही। इस पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं सुनिए। इस पर धुलेकर कहते हैं, बहुत बड़ा प्रखर वक्ता थे धुलेकर, और वो कहते हैं मुझे यह सोचकर बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने माननीय मित्र प्रधानमंत्री के मन की बात कह दी है। निश्चित रूप से यदि उनके प्रयास सफल हुए, उन्होंने जो भी कहा या राष्ट्रपिता ने जो भी कहा वह सफल हुआ होता, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई व्यक्ति नहीं होता। एक पल के लिए भी यह मत सोचिए कि मैं सांप्रदायिक सोच वाला व्यक्ति हूं। जब मैं हिंदुस्तानी का विरोध करता हूं, तो ऐसा उन लोगों के प्रति मेरे प्रेम की कमी के कारण नहीं है, बल्कि उनके प्रति मेरे प्रेम और स्नेह के कारण होती है। वह ईमानदार प्रेम जो एक ईमानदार आदमी को अपने भाइयों के प्रति होनी चाहिए। आज आप हिंदुस्तानी के लिए बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, आपको गलत तरीके से पेश किया जाएगा, आपको गलत समझा जाएगा। और इसलिए मौलाना हफीजुर रहमान को मेरी ईमानदार सलाह है, उन्हें 2 या 3 साल तक इंतजार करना चाहिए और उन्हें पता चलेगा कि उनकी अपनी उर्दू भाषा होगी, उनकी अपनी फारसी भाषा होगी, उनकी अपनी फारसी लिपि होगी। लेकिन आज वो हमारा विरोध करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमारा देश, जिस देश ने इतने कष्ट सहे हैं, उसका मूड ठीक नहीं है। उसे सुनने के लिए मैंने उसे सुना है, मैं उसकी सराहना करता हूँ और मुझे पता है कि वह कैसा महसूस करता है। मैं स्वयं फारसी विद्वान हूँ और मैंने उर्दू पढ़ी है और मुझे यह पसंद है। मैं यह कहता हूं कि मैंने अपने मित्र मौलाना हफीजुर रहमान की तुलना में फारसी और उर्दू में अधिक लिखा है। मेरे पास 20 वर्षों तक एक क्लर्क था जो मुस्लिम था। जब भी झांसी और अन्य स्थानों पर हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई होती थी, मेरे कई दोस्त मेरे पास आए और बोले तुम्हारे पास एक मुस्लिम क्लर्क है, उसे बाहर निकाल दो। मैंने कहा नहीं, वह मेरा भाई है। कांग्रेस ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, यह सबकी है। यह आश्चर्यजनक और अजीब हो सकता है कि जो व्यक्ति यह दावा करता है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, वह साथ ही उर्दू और फारसी का मित्र होने का भी दावा करता है। मेरे पास व्यापक सहानुभूति है। तब इस पर अध्यक्ष कहते हैं बेहतर होगा कि माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें। तो तब धुलेकर कहते हैं मैं इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं और देवनागरी लिपि और हिंदी अंकों में हिंदी को बिना शर्त अपनाने का समर्थन करता हूं, क्योंकि कोई भी अन्य भाषा 1 मिनट के लिए भी भारत की आधिकारिक भाषा नहीं हो सकती। उसके बाद पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा बोलते हैं और वो संस्कृत भाषा की वकालत करते हैं। तो इस तरह से वो उस दिन का ये 54 पृष्ठ का है। मैं धुलेकर साहब की जो धुलेकर साहब का जो संबोधन था उसे मैंने इसलिए कहा कि मित्रों, बहुत सारी चीजें हम जो आपके सामने आती है उसकी वस्तु स्थिति कुछ दूसरी होती है। जो नाम आते हैं आपके सामने कि इन लोगों ने वकालत की थी, वो बहुत सारी चीजें झूठी है, बकवास है। क्योंकि यह जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास,
यह राज्यसभा का डॉक्यूमेंट है, जो कि राज्यसभा के संग्रहालय में कोई भी व्यक्ति से पढ़ सकता है। तो मैं मित्रों, यह एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसे हमने जीता, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपके सामने है। वो आपकी रियलिटी है, उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए कब हम इस हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाते हैं। और इसी के साथ वीणा वादिनी की जय, हंस